गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश कुशवाहा केमिस्ट्री पे। आज हम लोग सॉल्यूशन के अगले टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, जो कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे किसी न किसी एक पे इनमें से एक न्यूमेरिकल हर साल रहता ही रहता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे और इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी आप लोग देखेंगे और काफ़ी अच्छे से इस पे सभी टॉपिक्स पे 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। चलिए देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस। ये जो टॉपिक है हमारा, इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे। वी नो दैट फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ से हम जानते हैं कि जब किसी भी सॉल्वेंट में, सपोज कीजिए कि एक प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, प्योर वाटर, और प्योर वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स करते हैं, तो होता क्या है कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट हम इंक्रीज करते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वो वेपराइज नहीं होता है, और जब वेपराइज नहीं होता है तो उसको वेपराइज करने के लिए हम लोग को हीट क्या करना पड़ता है? ज़्यादा देना पड़ता है। उस कंडीशन में जो वेपर है वो कम बनता है, और जब वेपर कम बनेगा तो उस कंडीशन में जो वेपर होगा उसका जो प्रेशर लगाया जाता है लिक्विड के प्रेशर सरफेस पे, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, कब डिक्रीज करेगा? जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड विच इज रिलेटेड टू लोअरिंग वेपर प्रेशर। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है लिक्विड की जो डिपेंड करती है लोअरिंग वेपर प्रेशर पे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। There are 4 colligative properties of liquid. And what is the colligative properties? देखना ये है यहाँ पे कि colligative properties कहते किसे हम लोग। Then बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग, all these properties of solution is depends upon the ratio of number of solute particles and solution particle. Depends upon the ratio of number of solute particle and solution particle. It not depends upon the nature of solute particle is known as colligative property. तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो रेशियो होता है, दोनों का रेशियो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो उसी पे डिपेंड करता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड नहीं करता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग एक एक करके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पहला टॉपिक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में हम लोग यदि डिस्कस करते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ से हम लोग जानते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा राउल्ट्स लॉ से हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब फिर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू P1 से। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ें है क्या, डेल्टा P1 इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, P1 नॉट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1, यहाँ पे P1 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ P1 की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट इंटू x1। तो यहाँ पे यदि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, और P1 की वैल्यू P1 नॉट इंटू x1। आगे देखते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, दोनों में से कॉमन हो जाएगा हमारा P1 नॉट कॉमन तो 1 माइनस x1 हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे भेजते हैं तो डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, आगे देखते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन से होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या होता है, वी नो दैट फ्रॉम द मोल फ्रैक्शन से हम लोग जानते हैं जीटा 1 प्लस जीटा 2 इज इक्वल टू 1 और जीटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस x1 है, तो 1 माइनस x1 की जगह पे क्या रख देंगे, जीटा 2। नीचे देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P1 नॉट माइनस P1, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। फिर आगे देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के कंपेरिजन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, देन N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपन N1 बच जाएगा, N1 यहाँ हमारा बहुत ही छोटा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 का वैल्यू W2 अपान M2 अपान W1 इंटू M1। फिर हम लोग देखेंगे W2 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि कैलकुलेट करना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए M2 की वैल्यू पूछता है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ से डिफाइन करते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, तो बच्चों हम देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो दूसरा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना होगा कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ये यानी कम ताप देंगे तो ये बॉइल्ड होने लगेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा कम ताप पे, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, वो अधिक होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अधिक होता है, और सॉल्वेंट का वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा।
इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो हुआ होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होता है, और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जा रहा है जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट में यदि हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और इसके डिफरेंस को डेल्टा टी बी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से डिनोट करते हैं इसको। और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पे टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी क्या है, टी बी मतलब बॉइलिंग, टी मतलब टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। टी बी क्या है, ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है जो अधिक है, और ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है जो कि क्या है, कम है। ग्राफ में देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि टेम्परेचर वाला ग्राफ है, ये कौन सा हमारा एक्सिस है, वेपर प्रेशर का। तो सॉल्वेंट जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वेपराइज हो जा रहा है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि हम लोग इसको मान लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम ताप पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्जर्व कर ले रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक कर रहे हैं तब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट का वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड करने के लिए कम ताप चाहिए, और सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंड करने के लिए अधिक ताप चाहिए। इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे टीवी का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का कम होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें ध्यान देना है हम लोग को। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि डेल्टा टी बी जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम मोलारिटी के। डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया। देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी क्या है यहाँ पे, एम तो मोलालिटी है, एम क्या है, मोलालिटी है, लेकिन के बी क्या है, के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो टीबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी है। मोलालिटी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, W2 अपान M2 अपान W1। यदि ग्राम में है तो 1000 से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। डेल्टा और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपान W1 इंटू M2। और M2 का कैलकुलेशन ही यहाँ पे हमारा कहा जाता है मोलर मास, यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को आप लोग डेल्टा टीवी से डिनोट करें, यहाँ से मोलर मास आप लोग M2 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो तीसरा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं तो वो जल्दी फ्रीज कर जाता है, ठीक है। और इसी के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा टी एफ से। इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाई डेल्टा, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाई डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू
TF0 माइनस TF। तो TF0 क्या है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर, प्योर सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि अधिक होता है, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है। ठीक है, तो यदि प्योर सॉल्वेंट में से हम लोग सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटाते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे वही वैल्यू हमारा कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे हम लोग, ये वाला जो एक्सिस है वो वेपर प्रेशर को और ये वाला टेम्परेचर को, जैसे पहले वाला ग्राफ था। इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला लाइन जो है वो TF यानी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और ये सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है और सॉल्वेंट अधिक टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, और दोनों का डिफरेंस डेल्टा TF जो है वो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इल्यूशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉलिड स्टेट में जब कब होगा ये सॉल्यूशन, ये कम टेम्परेचर पे ही, ठीक है, और कम वेपर प्रेशर पे ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो सॉल्यूशन है वो अधिक वेपर प्रेशर पे और अधिक सॉल्वेंट जो है वो अधिक वेपर प्रेशर और अधिक टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा TF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। तो मोलालिटी के जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ठीक है, KF इंटू M, KF इंटू M। तो यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ठीक है, KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, M की वैल्यू W2, ठीक है, इंटू 1000 जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले वाले में, बिल्कुल वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 इंटू 1000, ये हमारा KF है, और अपान M2 इंटू W1। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल हम लोग इस वीडियो के बाद देखते हैं, सभी टोटल चारों पॉइंट पे न्यूमेरिकल। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये M इज इक्वल टू 1 मान लें तो हम लोग कह सकते हैं इफ M इज इक्वल टू 1 देन द मोलर डिप्रेशन ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, और द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दैट इज ओवरऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और इस रिलेशन पे आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन में, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जो लास्ट हमारा प्रॉपर्टी, तो चौथा हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिससे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो केवल इसके आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल इसके आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओस्मोसिस, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे आरओ आप लोग देखे होंगे, आरओ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के बीच में यहाँ पे एकदम नीड में हमने इंक्लूड कर दिया है SPM, मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि सॉल्यूएंट के पार्टिकल को अपने से होकर के जाने देता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं जाने देता है। चलिए यहाँ पे हमने रख दिया है आपका इस पॉइंट पे सॉल्यूशन, यानी इस वाले चेंबर में सॉल्यूशन है, इस वाले चेंबर में हम लोग रख देते हैं सॉल्वेंट। तो होगा क्या,
कि धीरे धीरे सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के कहाँ पे जाएंगे, सॉल्यूशन के तरफ जाएंगे। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। एक डिफिनेशन और होता है इसका, इजीली डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन होता है द मूवमेंट ऑफ, if we have two solution and we include the semi-permeable membrane in the mid of this solution, then the movement of low concentration solution from the higher concentration solution is known as osmosis। तो ये osmosis होता है। अब हम लोग बात करेंगे osmotic pressure की। तो osmotic pressure को डिफाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि osmotic pressure क्या होता है। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग कि osmotic pressure हमारा होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सबसे पहले हमने एक ऐसा कंटेनर लिया है जिसके बीच में फिर से हम लोग क्या लगा रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को जब हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे दो चेम्बर है हमारा, पहले वाले में हमने रखा है सॉल्वेंट को, क्लियर, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया गया है, ठीक है। दूसरे वाले चेंबर में हमने रखा है सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्वेंट के केवल पार्टिकल है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिस्टन जो लगाए हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये जो पिस्टन है, जैसे ही सॉल्वेंट का पार्टिकल ओस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के किधर जाएगा, सॉल्यूशन के तरफ। तो ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ उठेगा तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। और वो एक्स्ट्रा प्रेशर धीरे धीरे ऐसे एडजस्ट करेगा कि ये दोनों सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर लेगा। और उस इक्विलिब्रियम में जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने पाई अप्लाई किया है सॉल्यूशन के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द surface of solution in the process of osmosis is known as osmotic pressure. In equilibrium condition, the extra pressure exerted by on the surface of solution in the process of osmosis, this extra pressure is known as osmotic pressure. It is denoted by pi. It is denoted by pi. Experimentally, pi is proportional to m. Experimentally, pi is proportional to m. M means molarity, and pi is also proportional to temperature. टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही इसका एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड वो बढ़ाना पड़ेगा आपका। देन फाइनली वी कैन राइट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, पाई इज इक्वल टू आर एम टी, वेयर आर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 0.081। अब हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा ओवरऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर।